हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ गणेश पांडे और आज हम बात करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिनको आप फॉलो करके इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। जो कि मैंने नोटिस किया इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कि ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और पूरी वीडियो में अच्छे से प्रॉपर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होंगे, आप लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने सारे जितने भी आपके डाउट्स हों मैं ही क्लियर कर दूं और जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन वो आप लोग अच्छे से सब कुछ पा जाएं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये 10 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, देखो भाई अभी आप लोग देखे होंगे कि कट ऑफ का ट्रेंड किया जा रहा है, कट ऑफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बार 109 गया अनरिजर्व की बात करें तो हम लोगों को इतना तो कंफर्म है कि 110 प्लस टारगेट करना ही करना है एनी कैटेगरी। अगर आप 110 के ऊपर ला रहे हैं तो मतलब आराम से आपका सिलेक्शन कंफर्म है और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप निकाल सकते हैं, ला सकते हैं, मेहनत करके आप पा सकते हैं इतना मार्क्स। चलो फिर चलते हैं आज के पहले पॉइंट की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू और उम्मीद यही रहेगी मेरी कि अच्छे से मैं आप लोगों को हर एक चीज़ हर एक पॉइंट के बारे में बता पाऊँ, कुछ टिप्स और कुछ मटेरियल्स के बारे में बता पाऊँ जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। चलो फिर पहला पॉइंट है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं ओनली एटीसी की बात नहीं कर रहा, एटीसी तो है ही, बाकी कोई भी एग्ज़ाम हो सबसे पहले आपको गो थ्रू द इलेबोरेटेड सिलेबस, यानी कि अगर ऊपर का सिलेबस देख के कि इसमें फिजिक्स आ रहा है 11-12 का प्लस मैथ्स आ रहा है 11-12 का और एसएससी में जो 4 पार्ट्स आते हैं क्वांट्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, खाली वही देख के आपको तैयारी नहीं शुरू करना है, आपको प्रॉपर इलेबोरेटेड सिलेबस देखना है इसका एटीसी का कि सिलेबस में आखिर है क्या क्या। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि पढ़ने ही नहीं है और आप लोग उसमें टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं, तो सारा का सारा नहीं पढ़ना है। मैं अगर 11-12 की ही बात करूँ, 11th और 12th की, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको पढ़ना ही नहीं है उसमें। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूँ थ्योरम्स की, कोई भी थ्योरेटिकल प्रूफ आ रहा है कोई भी, तो प्रूफ तो आपको पढ़ना ही नहीं है भाई। उसमें तो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप प्रूफ में अटके पड़े हैं, थ्योरी एकदम मतलब थ्योरम सॉल्व करने में लगे हुए हैं, रट रहे हैं। तो 11-12 की थ्योरम्स और प्रूफ आपको पढ़ने नहीं है, मतलब आपको एक कंसाइजली पढ़ना होगा कि पूरा प्रॉपर सिलेबस देखते हुए कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिजाइन कैसे हो रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये रहेगा कि आप इलेबोरेटेड सिलेबस को देखिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए प्रॉपर। मैं तो कहता हूँ कि एक पेज में आप सिलेबस लिख के रख लीजिए, एक पेज में जब जितना आप पढ़ते जाइए या फिर एक डायरी रखिए, उस डायरी में सिलेबस लिख लीजिए और फिर उसी सिलेबस को फिर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख लीजिए नेक्स्ट पेज में, और जितना आप पढ़ते जाएं उतना उस पर आप टिक करते जाएं कि मैंने इसका एक बार रिवाइज कर लिया, इसका मैंने 2 बार रिवाइज कर लिया। ठीक। दूसरा पॉइंट है गो थ्रू मिनिमम लास्ट 2 ईयर और 3 ईयर PYQs। ये जो PYQs हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी खाली एटीसी के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लास्ट 2 और 3 ईयर का PYQ पहले आप देख लीजिए। मतलब आपने सिलेबस प्रॉपर अच्छे से देखा, उसके बाद आप PYQ के थ्रू जाइए, देखिए कि ट्रेंड क्या रह रहा है। अगर आप एटीसी का देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर जो 2022 में एग्जाम हुआ, 2022 में क्वेश्चन पेपर ठीक ठाक था, टफ लेवल था, ठीक ठाक टफ पेपर आ रहा था आज के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद 2023 में जो एग्जाम हुआ उसमें थोड़ा सा लेवल कम हुआ, और जो इस बार 2025 में एग्जाम हुआ है उसका पेपर आप लोग PYQ देखेंगे तो पेपर बहुत ईजी बनाया गया था इस बार। मतलब न्यूमेरिकल्स का लेवल तो एकदम से डाउन कर दिया गया था, ओनली मैक्सिमम थ्योरी इसमें पूछा गया था। मतलब ये ट्रेंड क्या हो रहा है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका ट्रेंड का, तो पहले एकदम टफ था, फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है ट्रेंड, यानी कि पहले पेपर टफ आ रहा था फिर धीरे धीरे कम हो रहा है। ये टफनेस लेवल है और ये टाइम है, तो टाइम के अकॉर्डिंग पेपर का टफनेस लेवल कम होता जा रहा है, यानी कि पेपर ईजी आने लगा है और थ्योरेटिकल पोर्शन बढ़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट पेपर और ईजी आएगा, ऐसा मत सोचना आप लोग। तो इसीलिए हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो PYQs देखने से आपको ये पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, यानी कि पेपर को आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे डिजाइन किए जा रहे हैं, आपको ये आइडिया लगेगा। मतलब जब आप फिजिक्स और मैथ पढ़ने जाएंगे तो देखेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आप थ्योरम लगाने में, प्रूफ करने में लगे हैं बिजी उसमें, तो आपको अगर PYQs देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, MCQs में क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप पढ़ाई करेंगे 11-12 की। तो इसीलिए टेक वाले पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप PYQs पहले देख लें अच्छे से। बाकी नॉन टेक तो आप लोगों में से बहुत लोग एसएससी का भी एग्ज़ाम दिए होंगे, अदर एग्ज़ाम भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए होंगे,
इसमें नॉन टेक वाला पोर्शन तो रहता ही है वैसा। ठीक है, आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे, टेक और नॉन टेक के बारे में अलग से भी मैं आगे पॉइंट लेकर आया हूँ। तो दूसरा पॉइंट यही है कि पीवाईक्यू से गो थ्रू होगी, अच्छे से प्रॉपर एक एक क्वेश्चन देखिए। मैं तो कहता हूँ कि 1-2 ईयर का पीवाईक्यू खुद से देख के देखिए, मतलब अभी आपकी तैयारी नहीं भी है, थोड़ा बहुत तो तैयारी है ना, आप लोग 12th पास होके आए हैं ना, 11th-12th पास हो गए हैं ना, और फिर थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपको होगा। और फिर इसमें तो 120 क्वेश्चन आता है, तुक्का लगाना रहता है, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग होता है एग्जाम में, नो नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्का ही लगा के देखिए मतलब कितना आपका आ रहा है मार्क्स। अगर आप 120 में से कितना मार्क्स पा रहे हैं, 80 के अराउंड आ रहा है, 70 के अराउंड आ रहा है, कितना आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग आगे तैयारी कीजिए। तो पीवाईक्यू से बहुत ज़्यादा आइडिया आप लोगों को लगने वाला है। ठीक, दूसरा पॉइंट ये रहा, मैं भी पीवाईक्यू से होके गया था पहले। तीसरा है ट्राई टू नो योर वीक एरिया। अब देखो, जब आप पीवाईक्यू कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ, मतलब आप इन चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि हाँ, आप 11th या 12th में से मान लीजिए आपकी 12th की फिजिक्स अच्छी है, लेकिन आपकी 11th की फिजिक्स नहीं अच्छी है, तो इससे आपको अपनी वीक एरिया और स्ट्रॉन्ग एरिया पता चल जाएगा। बहुत लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है, बहुत लोगों की मैथ्स, बहुत लोगों को क्वांट्स अच्छा होता है, ठीक, कुछ लोगों का क्वांट्स रीजनिंग अच्छी होती है। मतलब आप इससे आपको आइडिया लग जाएगा पीवाईक्यू करने से कि कौन सा आपका वीक एरिया है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है। आपको अगर आइडिया नहीं लग रहा है तो आइडिया लगाना है, आपको पता करना है अपना। कुछ प्रैक्टिस सेट्स देके देखिए, कुछ पीवाईक्यूज देके देखिए, क्वेश्चंस वगैरह उसके एटीसी में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर एक मतलब सेक्शन वाइज देख लीजिए कि हाँ, आपका ये अच्छे से हो जा रहा है, आप अच्छे से उसको ग्रैब कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इससे आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस पता चलेगी। अब जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर आप थोड़ा बहुत लिटिल टाइम देते चलिए, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम देते चलिए, यहाँ थोड़ा बहुत उसको पढ़ाई करते रहिए। चौथा पॉइंट मैं इसी से रिलेटेड लेकर आया हूँ। चौथा पॉइंट है ट्राई टू स्ट्रेंथन योर वीक पोर्शन बिफोर नोटिफिकेशन। देखो, मैं तो स्टार्ट किया था आफ्टर नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आया मेरा 28 मई तक एग्ज़ाम ही था और 24 मई तक लास्ट डेट था एप्लीकेशन फॉर्म का। तो मैं नोटिफिकेशन के बाद तैयारी किया, लेकिन जो चीज़ मैंने फेस किया कि हाँ, अगर मैं नोटिफिकेशन आने से पहले पहले जो मेरा वीक एरिया था, अगर मैं उसको अच्छे से स्ट्रेंथन किया होता तो मेरे मार्क्स और अच्छे आते। 107.17 मेरा आया है, लेकिन फिर भी और अच्छे मार्क्स आते मेरे अगर मैं अपना वीक पोर्शन पहले से ही तैयार रखता। तो आप लोगों के लिए, बहुत से बच्चे आप में से होंगे जो कि मतलब एवरेज बच्चे होंगे, वीक भी होंगे और स्ट्रॉन्ग बच्चे भी होंगे। तो जैसे भी आप हैं, पहले जो भी आपकी वीकनेस है, कहीं ना कहीं तो किसी न किसी पोर्शन में आपको दिक्कत हो रही होगी, उस वीक पोर्शन पे अटैक कीजिए। नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो कि जुलाई में आ रहा है या जून में आ रहा है। भाई, जब भी आए नोटिफिकेशन, उससे पहले पहले जितना भी आपका वीक पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कैसे स्ट्रॉन्ग करना है? अच्छे से प्रॉपर उसके मटेरियल्स के खोजो, जितना खोज पाओ, इंटरनेट है इतना, बाकी हम लोग तो हैं ही, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वीक पोर्शन को एकदम मजबूत करके फिर उसका प्रैक्टिस सेट दीजिए, क्वेश्चंस करिए, टेस्ट दीजिए उसका, फिर ट्राई कीजिए कि हाँ, कि आपका जो वीक पोर्शन था वो मजबूत हुआ कि नहीं। अगर मजबूत नहीं हुआ है तो फिर से आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो नोटिफिकेशन के पहले पहले अगर आपका जो वीक पोर्शन रहेगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, तो आफ्टर नोटिफिकेशन क्या होगा, फिर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद बस खाली आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और ये जो वीक पोर्शन, अब आप पूछेंगे कि हाँ, मैं तो नोटिफिकेशन के बाद में स्टार्ट किया, फिर कैसे मैं अपना वीक पोर्शन कैसे मजबूत किया। तो जो मेरा वीक पोर्शन था मैंने वो ट्यूशन के जरिए मजबूत कर लिया था। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था 11th-12th का मैथ्स और फिजिक्स, तो उसके जरिए मेरा वीक पोर्शन मजबूत हो गया, ठीक है। मैं काफ़ी मतलब मेहनत किया उसमें, पहले से पढ़ा भी रहा हूँ। तो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने फेस किया, मैं काफ़ी ऐसे टॉपिक्स थे जो मेरे वीक थे और जिनकी वजह से मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हुए। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही शेयर कर रहा हूँ कि अपने वीक पोर्शन को परखिए कि हाँ है क्या, आपका वीक कौन सा टॉपिक वीक है, उसको मजबूत कीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन के पहले पहले ये कर लेना है आपको। उसके बाद है कंप्लीट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ फिजिक्स एंड रिवाइज इट मोर एंड मोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिजिक्स में क्या इस बार मैक्सिमम थ्योरी आ गई थी, जो पेपर इस बार हुआ उसमें मैक्सिमम थ्योरेटिकल पार्ट ही आया था। और अगर आपका थ्योरी पे अच्छी से पकड़ है तो आप न्यूमेरिकल्स एक बार देख लिए कि हाँ ऐसे हो रहा है, तो न्यूमेरिकल्स आप कर ले जाएंगे। तो फिजिक्स की थ्योरी स्टार्टिंग से अभी से शुरू हो रही है, फिजिक्स की थ्योरी पढ़ना अभी से शुरू कीजिए। मेरे पास 12th की थ्योरी है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके गांव में या आपके शहर में आपके जान पहचान का कोई ना कोई लड़का होगा ना जूनियर, जो कि जस्ट अभी 12th क्लास पास किया होगा, उससे नोट्स मांग लीजिए, PDF मंगवा लीजिए उससे,
ठीक है, उससे नोट्स मंगवा लीजिए, PDF मंगवा लीजिए। जैसे कि मैं 12th का नोट्स मंगवाया था अपने एक जूनियर से, तो मैं 12th का नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैंने एक शॉर्ट नोट्स भी बनाया था जल्दी जल्दी, मतलब उसी छाँट के प्रॉपर एक फॉर्मूला चार्ट टाइप का बनाया हूँ, मैं उसको सेंड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक, आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं शॉर्ट नोट्स टाइप का बनाया हूँ, तो ये नोट्स आप लोग उनसे मांगिए अपने जूनियर से, 11th वाले या फिर 12th वालों से, कि उसका PDF बना के वो लोग भेज दें, फिर आप लोग जाके अपने फ़ोन से PDF बना लीजिए उसका अच्छे से। और थ्योरेटिकल पार्ट मैं कह रहा हूँ 15-20 दिन में जितनी बार आप पढ़ पाए उतनी बार पढ़ लीजिए, मतलब एक बार पढ़ लीजिए फिर बार बार रिवाइज कीजिए उसको, बहुत काम आने वाला है आपके। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में देखा कि हाँ ऐसे आप देखेंगे आप उसका आंसर कर लेंगे, आपका टाइम भी बच जाएगा उसमें। तो फिजिक्स के लिए ये चीज़ ध्यान रखिए कि 11th-12th की जो आपकी किसी भी जूनियर की जो नोट्स है उसको प्रॉपर अच्छे से पढ़िए, CBSE वाली या जो भी हो। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो यूपी बोर्ड का ही ले सकते हैं, लेकिन हाँ जो जूनियर की नोट्स है 11th-12th की प्रॉपर पढ़ लीजिए। आप लोग ये भी कहेंगे कि हाँ इसमें 30% वाला नहीं रहता है, 30% जो सिलेबस का कंसाइज हुआ था कोविड में, तो जो 30% हटा है वो आप यूट्यूब पे कहीं भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर बहुत लोग तो आप लोगों से बैच भी ले चुके होंगे, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो 30% मतलब यार 70% मैं तुमको बता रहा हूँ, 70% तुम पढ़ो, 30% में काहे अटकना। तो पहले प्रॉपर अच्छे से वो नोट्स पूरा तैयार कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैं तो जहाँ तक मैं देखा हूँ कि हाँ उसी 70% से आ रहा है मैक्सिमम क्वेश्चन, इस 30% से 1-2 क्वेश्चन आएगा भी तो आपका बन जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा बहुत इस पर देख लेंगे तो हो जाएगा, और इसको रिवाइज करते रहिए जब तक आपका एग्जाम है तब तक। थ्योरी वाला पार्ट तो आपको रिवाइज करते रहना है डेली बेसिस पे, ठीक है, और उसका टेस्ट भी देते रहना है। फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। बाकी मेरे पास 12th की नोट्स है, शायद मेरे पास 11th का भी कुछ चैप्टर की नोट्स होगी, मैं 11th का भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। तो ये फिजिक्स का हो गया। उसके बाद मैथ्स के लिए जो टेक पार्ट है, मैथ्स का टेक वाले पार्ट में 11th और 12th का जो NCERT बुक है ना, ओल्ड वाली NCERT, जो ओल्ड वाली NCERT बुक है बस वही सफिशिएंट है मैथ्स के लिए। उसके अलावा आपको कहीं किसी और बुक को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली NCERT आप लोग फॉलो कीजिए। बाकी अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग कमेंट करना, ये चीज़ मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मैं पिछले 4 साल से, मतलब इस साल को लेते हुए 4 साल हो गया है, मेरे पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस है मैथ्स पढ़ाने का। मैं मैथ्स पढ़ाता भी हूँ, और मेरा हाई स्कूल में 100 में 100 थे, और 12th में भी 99 मार्क्स थे 100 में से। तो मैं RD शर्मा, RS अग्रवाल बहुत सारी बुक सॉल्व कर चुका हूँ, बहुत पहले बच्चों को पढ़ाया भी हूँ, RD शर्मा, RS अग्रवाल। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैथ्स का मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा अच्छे से, मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन मैं अच्छे से ले लूँगा आप लोगों का, ठीक है। मतलब अगर आप लोग कमेंट करें तो 2-3 दिन में मैं ही स्टार्ट कर दूंगा मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन, अच्छे क्वेश्चंस लाके आप लोगों को मैं करवा दूंगा। बाकी आप लोगों को बस केवल और केवल NCERT फॉलो करना है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दिया। 30 में 30 आपका मैथ्स में आएगा, 30 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, मैथ्स में आपका 30 में 30 आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा 30 में 30। क्योंकि इस देखो मैथ्स में भी और इसमें फिजिक्स में भी, मैं यहाँ बताता हूँ आपको, जो मैथ्स और फिजिक्स है आपका, इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको कंसाइजली पढ़ना है। बहुत सी चीज़ें आपको स्किप करनी है, जैसे कि जो आपका थ्योरम्स हुई, जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हुए, वो सब तो आपको देख लेना है कि हाँ प्रूफ में क्या आ रहा है बस। जैसे कि आपके माइंड में वो पड़ा रहे कि हाँ अगर मान लीजिए अगर एग्जाम में आए भी 4 ऑप्शन में रहेगा तो आप तो ईजिली समझ जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका शायद यही प्रूफ करना था, आप टिक कर देंगे। तो मैथ्स में आपको सारा नहीं करना है, बस कुछ ही पार्ट करना है जो न्यूमेरिकल्स हैं। बाकी उसमें भी आपको कैसे पढ़ना है इन दोनों को, देखो मेरे पास केवल 2 महीने थे, 2 महीने में मैंने पूरा NCERT वगैरह कैसे खत्म किया। देखो मैं कैसे पढ़ा, क्वेश्चंस को देखते हुए आपको करना है, सारा क्वेश्चन नहीं करना है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक टाइप का क्वेश्चन किया, अब अगर उसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास टाइम का, मैं तब कह रहा हूँ, बाकी आप लोगों के पास तो भी 6 महीने का टाइम है, लगभग 6 मंथ का आपके पास टाइम है, अच्छे से प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक टाइप का मैंने क्वेश्चन किया, उसी टाइप के अगर 4-5 क्वेश्चन और हैं तो उन 4-5 क्वेश्चन को मैं उनके स्टेप्स अपने दिमाग में रिपीट कर लिया कि हाँ इसमें ऐसे होगा। आप आंख बंद करके ऐसे स्टेप्स रिपीट कर लीजिए, बस हो गया वो, समझे। ऐसे कवर करना है मैथ्स को। और फिजिक्स को भी, फिजिक्स में भी जैसे एक न्यूमेरिकल आपने कर लिया, फिर दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ा, तो दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में अगर वो स्टेप्स आ जा रहे हैं कि हाँ कैसे सॉल्व करना है, तो स्किप कर दीजिए फिर उसको, समझे। बाकी फिजिक्स का थ्योरी पोर्शन पे अच्छे से ध्यान फोकस कीजिए। मैथ्स का आपको प्रैक्टिस सेशन अगर आप लोग कहेंगे कमेंट करना तो मैं करवा दूंगा प्रैक्टिस सेशन, डेली बेसिस से प्रैक्टिस सेशन में करवा दूंगा मैथ्स का। बाकी जो NCERT बुक है वहाँ से आप इसकी थ्योरी NCERT की बुक से जो थ्योरी है ना
उसमें आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अगर आपको मतलब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वगैरह देख के उसमें थ्योरी पढ़ के आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब भाई टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये मैथ्स का हो गया। आप लोग बताना कि मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन में करवाऊँ, तो मतलब फिर मैं करवा दूंगा अच्छे से, ठीक। 1-2 सेशन में ले लूँगा, डेमो क्लास अपलोड कर दूंगा, फिर आप लोग मतलब बताना, अच्छा लगेगा तो बताना, बता दूंगा मैं, ठीक। प्रैक्टिस सेशन अच्छे से बाहर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं करवा दूंगा। बाकी एक चीज़ और ध्यान रखो आप लोगों को नीट और जेई लेवल के फिजिक्स नहीं पढ़ना है। फिजिक्स में तो आएगा नीट, फिजिक्स नीट लेवल, ठीक है। फिर जेई लेवल नहीं पढ़ना है, नहीं भाई ये नहीं पढ़ना है। मैथ्स और फिजिक्स दोनों आपको एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर लेवल, थोड़ा सा ऊपर, यानी यहाँ जेई तक नहीं पढ़ना है। जेई भाई बहुत बढ़िया लेवल होगा, वहाँ तक नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी से तो मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल के रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल के आ जाएंगे, 2-3 या 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे लेवल के नहीं आएंगे। तो उसके लिए 4-5 क्वेश्चन आपके जो हैं, इसके लिए मैं अलग अलग से क्वेश्चंस करवा दूंगा। कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस में करवा दूंगा एमसीक्यूज फॉर्म में, प्रैक्टिस सेशन में, अगर आप लोग कहेंगे तो, ठीक। तो ये हो गया आपका मैथ्स का और फिजिक्स का। उसके बाद आता है प्रैक्टिस फिजिक्स न्यूमेरिकल्स विद थ्योरी रिवीजन। अभी थ्योरी रिवीजन आपको लास्ट एग्जाम तक करते जाना है। देखो जब आप कई बार रिवाइज कर, मान लो 2-3 बार आपका रिवाइज हो जाएगा ना, तो आप एक दिन में 2 से 3 चैप्टर आप रिवाइज कर ले जाएंगे। फिर मैं ऐसा देखा हूँ, मैं एक बार पूरा अच्छे से पढ़ा और फिर मैं ट्यूशन भी पढ़ा रहा था, उसके बाद मैं देखा कि हाँ मतलब वो सब बार बार वही चीज़ पढ़ रहा हूँ, तो अपने आप ही माइंड में चल रहा था सब कुछ। तो मैं पढ़ा, एक बार और पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ रहा हूँ, तो 2-3 चैप्टर, 4 चैप्टर 2-2 घंटे में कवर हो जा रहा है मेरा। मतलब मैंने ऐसा फील किया वहाँ जब पढ़ने बैठा, रिवाइज करने बैठा था। तो आपका एक दिन में 3-3, 4-4 चैप्टर रिवाइज हो जाया करेगा। तो बहुत जल्दी बाद में थ्योरी बहुत जल्दी एकदम से रट जाएगी आपको, अच्छे से आपके माइंड में अच्छे से ग्रैब हो जाएगी। इसीलिए रिवीजन बंद नहीं करना है। डेली बेसिस पे आपको 1 से 2 घंटे फिजिक्स को देना ही देना है, क्योंकि फिजिक्स और मैथ से जो टेक वाला पार्ट है काफ़ी दिक्कत दे सकता है, ठीक है, आपको एग्जाम में। प्रैक्टिस फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये कैसे हैंडल करना है आपको। न्यूमेरिकल्स आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जेई लेवल के नहीं करना है। हाँ, आप लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। सारे न्यूमेरिकल्स देखो, एनसीईआरटी में बहुत ही बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में भी हैं। तो एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन वाला ऐप कोई हो, उससे सोल्यूशन आप उनका सोल्यूशंस देख लीजिए, कैसे कैसे उसमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो है कि फिजिक्स का भी बेसिक इजी न्यूमेरिकल्स जिनको हम बोलते हैं, इजी न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, बेसिक प्लस मीडियम लेवल, जहां तक मैं देखा हूं पेपर में, बेसिक और मीडियम लेवल के न्यूमेरिकल्स करो बस, ठीक है। बाकी हार्ड न्यूमेरिकल्स करना ही नहीं है। मेरे पास एक बुक का पीडीएफ है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, उससे आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, एमसीक्यू। बाकी इसमें थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है ना, जो थ्योरी बेस्ड आपके उसमें एमसीक्यूज हैं, उनको अच्छे से देखना है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज में बहुत अच्छे से घुमा देता है फिजिक्स। तो उनको अब वो आपका कब सही हो, जब आपका थ्योरी अच्छे से रिवाइज रहेगा, थ्योरी पे और कॉन्सेप्ट्स पे आपकी अच्छी पकड़ रहेगी, तभी आप थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। मेरा 2-3 क्वेश्चन गलत हुआ था थ्योरी बेस्ड में ही, ठीक है। तो अगर आप उस पर पहले से ही फोकस्ड रहेंगे तो आराम से आप कवर कर लेंगे, ठीक है, फिजिक्स का। तो बेसिक और मीडियम लेवल के न्यूमेरिकल्स करने हैं, ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं। देखें कि यहाँ 3-3, 4-4 पेज में न्यूमेरिकल आ रहा है, वो सब आपको स्किप करना है, छोड़ देना है एकदम से, ठीक है। बाकी आप लोग मतलब कमेंट करना, आपको जो भी पूछना होगा और चीज़ें पूछना होगा इसमें से, तो आप लोग कमेंट कर देना, बता दूंगा मैं। प्रैक्टिस के लिए मैं वो बुक आप लोगों को सेंड कर दूंगा, उस बुक से आप प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाना, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है ही। चलो भाई, 8th है। अब आते हैं नॉन टेक पे। टेक वाला पार्ट तो हो गया, नॉन टेक पे। नॉन टेक में आपका क्वांट्स, जिसको हम लोग मैथ्स बोलते हैं, रीजनिंग आएगा और इंग्लिश आएगा और जीएस आएगा। तो इंग्लिश और जीएस के बारे में 9th और 10th पॉइंट में है। 8th पॉइंट में क्वांट्स और रीजनिंग के बारे में। अब जो बच्चे पहले से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वही क्वांट्स आता है, उससे अलग नहीं आता, ठीक है। वही क्वांट्स आता है, उससे हार्ड लेवल का नहीं आता। रीजनिंग भी वही आती है, उससे हार्ड नहीं आती है। बहुत ही ईजी, ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी रहते हैं। जैसे अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूँ, तो सीजीएल या सीएचएसएल वगैरह जो होता है ना एग्जाम, उससे भी कम लेवल, उससे भी बेलो लेवल के क्वेश्चन रहते हैं इसमें। आप लोग पीवाईक्यू, इसीलिए मैं कहूँ कि आप लोग पीवाईक्यू देख लीजिए एक बार।
बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं क्वांट्स के, काफ़ी इजी रहेगा। 15 क्वेश्चन क्वांट्स का रहता है, 15 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहता है। दोनों के दोनों बहुत ही इजी हैं, अच्छे से आप लोग कर ले जाओगे। थोड़ा सा अगर आप लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहोगे, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन डेली करते रहो, आप लोग आराम से निकाल लोगे। 15 क्वांट्स के, 15 रीजनिंग के डेली करते रहो, 15-20 क्वेश्चन। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका भी वीडियो वगैरह अपलोड कर दूंगा। अगर मेरे पास कंटेंट है क्वांट्स का, मैं क्वांट्स का प्रॉपर मतलब उन सब क्वेश्चंस को एक PDF में मर्ज करके और क्वांट्स पे अच्छे से मतलब वीडियो बना दूंगा मैं, अलग अलग टॉपिक वाइज। क्वांट्स और रीजनिंग का ही बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। बाकी रीजनिंग तो आप लोग कर ही लेंगे, जहाँ तक है मुझे पता है मुझे कि रीजनिंग ईजी आता है। आप लोग एक बार पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। क्वांट्स का अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बना दूंगा वीडियो, अच्छे से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं उसको, ठीक, बढ़िया से। उसमें तो बहुत ही आप लोगों को ईजिली लगेगा, बहुत ही ईजी लगेगा आप लोगों को, और अच्छे से आप लोगों का कवर भी हो जाएगा। तो क्वांट्स आप लोग जहाँ तक मुझे लग रहा है कर ले जाएंगे अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। 15-20 क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, उनके लिए तो बहुत ही ईजी है, बिल्कुल, उनको तो खाली प्रैक्टिस करना है। लेकिन हाँ, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करते रहना है, तो भूल जाएंगे आप लोग। लिखा इसलिए मैंने लिख दिया, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है क्वांट्स और रीजनिंग का। 15 से 20 क्वेश्चन डेली बेसिस पे, चैप्टर वाइज अगर आपको लग रहा है चैप्टर वाइज कीजिए, टाइप वाइज कर सकते हैं। अब ज़्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, डीप में वो घुसे जो SSC CGL वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को ऊपर ऊपर से इजी जो टाइप्स है ना वो कर लेना है बस, जो इजी टाइप्स हैं, इजी टाइप्स कर लेना है बस, उससे ऊपर लेवल का आप लोगों को फंसना नहीं है, ठीक। तो ये हो गया क्वांट्स और रीजनिंग का। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो क्वांट का मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, अपलोड कर दूंगा। आप लोग कहना, कमेंट बताना, कमेंट करके। 9th पॉइंट है लर्न सम बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश। देखो, इंग्लिश के कुछ बेसिक रूल्स जो होते हैं, मतलब जैसे चैप्टर वाइज होता है ना, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल है, वर्ब्स हैं, तो इन सबके जो बेसिक रूल्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, कंप्रहेंशन पार्ट हुआ इंग्लिश का, तो ये सब अच्छे से पढ़ लेना। मतलब बेसिक रूल्स को अच्छे से रीड कर लेना पहले। रीड करने के बाद मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ लगभग 1000 से 1500 क्वेश्चंस का टारगेट रखो, 2000 का टारगेट रखो, 1000 से 2000 क्वेश्चंस, लगभग 2000 प्लस क्वेश्चंस कर लोगे इंग्लिश का। और उन 2000 क्वेश्चन में जितने भी एरर वाले क्वेश्चन हुए, जितने भी हुए, उन सब के बारे में अगर आपको याद रह गया तो फिर इंग्लिश आराम से निकाल लोगे। मतलब 20 में से 20 ला सकते हो। और बहुत बच्चे मतलब कमेंट किए थे कि भैया वोकैब कैसे पढ़ें, तो सारी वोकैब, इतना ज़्यादा वोकैब है, कैसे इतना वोकैबुलरी कितना तैयार करें। सारी वोकैब आपको नहीं पढ़ना है, ऑल नहीं पढ़ना है, आपको सम इम्पॉर्टेंट वोकैब्स पढ़ना है, कुछ ही वोकैब्स पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है। मैं आपको बेसिक वोकैब सेंड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाओ, मैं बेसिक प्लस मीडियम लेवल, थोड़ा सा और इससे हाई लेवल का, मीडियम लेवल, दोनों वोकैब आपको PDF सेंड कर दूंगा मैं उसमें। और अच्छे से बस खाली उतना ही आप पढ़ के जाओ, गारंटी है। अगर 5 वोकैब आ रहा है तो 5 में 5 नहीं कह सकता, हो सकता है कि एक क्वेश्चन बाहर से आ जाए, लेकिन 5 में 4 कंफर्म उसी PDF से रहेगा। तो बेसिक प्लस मीडियम लेवल आपको पढ़ना है बस। मैं तो केवल बेसिक पढ़ के गया था, मैं केवल और केवल बेसिक वोकैब पढ़ के गया था, मेरा वोकैब सारा सही था, ठीक है। मेरा एरर में एक सिली मिस्टेक हो गया था एरर में, और एक आर्टिकल में मिस्टेक हो गया था कन्फ्यूजन में। तो 2-3 क्वेश्चन मेरे इंग्लिश में गलत थे, कंप्रहेंशन का गलत हुआ था, मेरा कंप्रहेंशन का था या फिर शायद क्लोज टेस्ट का हुआ था। तो ये क्लोज टेस्ट हुआ। इन सबको आपको प्रिपेयर करते रहना है, प्रैक्टिस सेशन देखते रहना है, प्रैक्टिस सेट वगैरह करते रहना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जितना कर पाओ, टेस्ट वगैरह दोगे, मैक्स टू मैक्स 2000 प्लस क्वेश्चन इंग्लिश से कर लो, आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, पढ़ते रहना इसको भी। इंग्लिश के जो बेसिक रूल्स हैं, अगर आप 1-2 बार उनको पढ़ लेंगे, फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो आप नहीं भूलेंगे फिर, ठीक। बाकी कंप्रहेंशन वगैरह कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्लोज टेस्ट कैसे होता है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको एक बार देखना है, एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद फिर मोर एंड मोर प्रैक्टिस, क्वेश्चन करते जाओ। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का वोकैब। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के और उस पर मैसेज कर देना, मैं वोकैब का PDF डाल दूंगा, ठीक। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा, लास्ट टॉपिक, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ये इतना जो पार्ट है प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए फॉर आर। लास्ट के टाइम पे आपका नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए, एप्लीकेशन वगैरह का फॉर्म का क्लोज हो जाए, उसके बाद जो आपके पास लगभग 2-2.5 मंथ बचते हैं इसमें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन के पहले तक आप अपना वीक एरिया स्ट्रेंथन कर लीजिए। तो लास्ट के जो 2 मंथ या 2 मंथ मान लो, केवल लास्ट के जो 2 मंथ बचेंगे ना, इसमें बस केवल प्रैक्टिस कीजिए, झोर के प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस कर लो,
हज़ार हज़ार क्वेश्चन, 2-3 हज़ार क्वेश्चन कर डालो सारे सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश की, मैथ्स की, क्वांट्स की, रीजनिंग की, सारे क्वेश्चंस। मतलब इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। मैं तो इतना टाइम नहीं पाया था, लेकिन मैं लास्ट के लगभग 15 से 20 दिन दिन रात मेहनत किया था, बस केवल प्रैक्टिस किया था बहुत सारे क्वेश्चंस। और फिजिक्स के उस टाइम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, मैं क्वेश्चन देखा था, केवल देखा था क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व हो रहा है, सोल्यूशन देख देख के। फिर उसका सोल्यूशन देखा कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा लॉजिक लग रहा है, इसमें ऐसा लॉजिक लग रहा है, ऐसा मैं देख के, यानी कि मेरा रिवाइज हो रहा था एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद अगर दोबारा आप उसको रिवाइज भी कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ऊपर ऊपर से, जनरल व्यू ले लेते हैं उसका, तो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती हैं, ठीक। बाकी जीएस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, नो टाइम वेस्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जीएस क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन पहली बात आता है, ठीक। जनरली अगर मैं कहूँ मान लो 10 का 10 आपको नहीं आ रहा, 10 में से आप 10 का 10 तुक्का लगाएंगे तो 2-3 तो सही जाएगा ही आपका। 10 आप तुक्का लगा दिए, माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो 2-3 क्वेश्चन तो आपका वैसे ही सही चला जाएगा। और जीएस के लिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब आप ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए बस, मतलब मुश्किल से आपको लगेगा 2 से 3 दिन हर टॉपिक। ज्योग्राफी का ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए, जनरल और हिस्ट्री का ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे कुछ डेट्स हुई, डेट्स पढ़ लो, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कोई मेडिवल हिस्ट्री हुई तो उसके बारे में जो क्या नाम है, कोई भी मुगल कालीन है, जो भी है, जो मतलब उसके बारे में आप थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा आपका जीएस। जीएस में भाई मेरा भी 6 क्वेश्चन केवल सही थे 10 में से, 10 में 6 सही थे, 4 गलत था, जिसमें से 10 में से तो 2 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर से थे, तो 2 करंट अफेयर से आएंगे। तो आपका जब पेपर होगा उसके 2-3 दिन पहले से आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करना, 2-3-4 दिन पहले से, ठीक, 4-5 या फिर 1 हफ्ता पहले से, बिफोर 1 वीक आपको करंट अफेयर पढ़ना है। वो भी सारा का सारा नहीं पढ़ना है आपको कि हाँ आप लगातार हर दिन का पढ़ रहे हैं। जो 1 शॉट वीडियोस होती है ना यूट्यूब पे, 1 शॉट वीडियोस बहुत पढ़ मिल जाएंगे आपको अच्छे अच्छे टीचर्स की। वो 1 शॉट आपको देखना है, 6-6 महीने का जो रहता है, 6-6 महीने का, साल भर का रहता है ना, वो आपको देख के जाना है बस। करंट अफेयर्स आपका आराम से 2 क्वेश्चन हो जाएगा। मेरा तो करंट अफेयर में ही 1 क्वेश्चन गलत था, क्योंकि मैं अच्छे से तैयार नहीं कर पाया था करंट अफेयर। तो लास्ट के 5-6 दिन में आप करंट अफेयर पढ़िए। बाकी जो 8 क्वेश्चन है ना, इनके लिए आप ऊपर ऊपर से जीएस पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ये आप ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए। बाकी इनकी नोट्स मैं तो बनाया हूँ यार, लेकिन अच्छे से उसमें मेरी हैंड राइटिंग सही नहीं है, तो अगर मैं भेज दूंगा अगर आप लोग को समझ में आए तो। और जीएस के लिए एक चीज़ और बता दूं कि लगभग 1000 क्वेश्चन कर लेंगे अगर आप लोग, अगर मान लीजिए नहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर आप 1000 क्वेश्चन स्टैटिक वाले पोर्शन का कर ले रहे हैं। स्टैटिक का मतलब होता है यही सब, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब हो ना, ये सब स्टैटिक होता है। इसका अगर आप 1000+ क्वेश्चन कर लेते हैं तो आराम से आपका 6-7 नंबर आ जाएगा। और 10 में से 6-7 नंबर बहुत है भाई, 7 नंबर 6 नंबर बहुत है आराम से, ठीक। तो ये हो गया आपका जीएस का। अब लास्ट में बात करते हैं, थैंक यू भाई, ये लास्ट है मेरा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मार्क्स का। जैसे अभी जिस बेसिस पे मैंने बताया, इसमें मैथ्स में जो है आपका, जो मैथ्स है, जो टेक पोर्शन है, टेक पोर्शन में आपका मैथ्स आता है, फिजिक्स आता है। मैथ्स में 30 क्वेश्चन आता है, ठीक। मैं कह रहा हूँ 30 में 30 कराने का, कि हाँ आपका 30 में 30 हो जाएगा। मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करें, आपका रिस्पांस मुझे मिला तो, और आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना, इतने से ही आपका 30 में 30 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। फिर भी मान लो एक क्वेश्चन बाई चांस गलत भी हो गया, सिली मिस्टेक कर दिया मान लो आप लोग, तो मैथ्स में आप लोगों का अगर 29 आ गया, ठीक, मैथ में आपका 29 आ गया। फिजिक्स जिस तरह से मैंने बताया है, आप लोग थ्योरी अच्छे से अगर रिवाइज किए और बेसिक और मीडियम लेवल के न्यूमेरिकल्स कर ले गए अच्छे से, तो अगर मान लो फिर भी उसके बावजूद भी अगर आपका फिजिक्स में अच्छे से पकड़ नहीं बन पा रहा है, तब भी अगर बहुत गलत हो गया, तब भी 30 में 26 आप आराम से पा जाएंगे, 26, 27 मान लो, ठीक। यानी 27 मार्क्स आपका अगर फिजिक्स में आ जा रहा है। इतना करने के बावजूद भी 3 क्वेश्चन में गलत कर दिया आप लोगों का, कि हाँ मान लीजिए बाई चांस 3 मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक। क्योंकि आपको तुक्का भी तो लगाना है। मतलब अगर मान लो आपको फिजिक्स में 25 ही आ रहा था, तो 25 में अगर 5 अगर आप तुक्का लगाए, तो चांस तो ये भी है कि आपका 5 का 5 सही हो जाए, लेकिन 5 में 2 तो सही हो ही जाएगा, नहीं भी हो तो 1 तो सही होगा ही। तो मैं 2 सही मान लिया, 29 और 27 ये मिला के हो गए 56, ठीक। यानी कि 60 में आपका 56 मार्क्स यहाँ से आ गया, 56 मार्क्स, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो नॉन टेक पार्ट है, नॉन टेक पार्ट है, नॉन टेक में आ जाइए। आपका जो क्वांट्स है,
क्वांट्स तो इतना ईजी आता है कि आप लोग थोड़ा बहुत जितना मैंने बताया है कि 15-20 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे करते रहिए, हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि हाँ एक ही चैप्टर का 15-20 कर रहे हैं, हर चैप्टर का करना है। आप लोग कहेंगे तो मैं अलग अलग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन मतलब अपलोड कर दूंगा, या अगर मेरे पास टाइम है तो लाइव सेशन ले लूँगा। बाकी मैथ्स का जो टेक पार्ट है उसका प्रैक्टिस सेशन लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लाइव सेशन लेने के लिए तैयार हूँ मैं, प्रैक्टिस करवाने के लिए। डेली बेसिस पे 25 से 30 क्वेश्चन तो करवा ही दिया करूँगा मैं। लेकिन आप लोग कहेंगे तो नॉन टेक में क्वांट्स जो है ना, क्वांट्स आपको 15 लाना ही लाना है, क्योंकि बहुत ईजी रहता है, 15 मार्क्स हो जाएगा। रीजनिंग में भी आपको 15 लाना ही लाना है, ये भी ईजी रहता है, आ सकता है, बहुत ही ईजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। डेली बेसिस पे आप 15-20 क्वेश्चन करते रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसको पढ़ने में आपको, ठीक। यानी कि 30 में 30 इधर आपको लेना ही लेना है। उसके बाद आपका आता है जीएस और इंग्लिश। इंग्लिश है आपका, बहुत बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होती है, बहुत बच्चे 20 का होता है। तो देखो एक चीज़ और ध्यान रखो, इंग्लिश 20 का होता है, तो इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। मैक्सिमम क्वेश्चन इंग्लिश के करने हैं, सम बेसिक रूल्स जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको अच्छे से प्रॉपर पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन आप इंग्लिश के कर रहे हैं उसमें कौन कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, उनका सोल्यूशन देख के, उनका ओवरव्यू देख के अच्छे से उनको प्रॉपर दिमाग में रखना है कि हाँ इसमें ये रूल लगा है। तो इंग्लिश में आपको 20 में से लगभग 18 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। क्लियर है ना ये चीज़? 20 में आपको 18 मार्क्स लाने हैं। वो कैब मैं आपको भेजूंगा, उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। 18 मार्क्स आपका इंग्लिश में हो जाएगा। उसके बाद आता है जीएस। अब जीएस में जैसे मैंने कहा कि 1000 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं, 1000 प्लस क्वेश्चन आप स्टैटिक पोर्शन का कर ले रहे हैं, 2-3 वन शॉट 1 ईयर का देख ले रहे हैं, अच्छे से उसको तैयार कर ले रहे हैं, 2 मार्क्स वहाँ से मिल जाएगा करंट अफेयर का। और अगर 1000 प्लस क्वेश्चन आप कर लिए, ऊपर का जीएस पढ़ लिए, ये मुश्किल से 3 या 4 दिन का काम है। 4 दिन या 5 दिन आप देंगे तो आराम से इतना कर लेंगे आप जीएस के लिए, ठीक है। चाहो तो अभी से कर लो। तो अगर उसमें आप 5 मार्क्स भी पा गए 8 में से, तो 7 मार्क्स आपका यहाँ से जीएस से आ गया, ठीक है। 7 मार्क्स आपका यहाँ से आ गया, तो ये 7 मार्क्स इधर, 18-7 ये हो गया 25 मार्क्स, और ये दोनों मिला के हो गया 55 मार्क्स। अब 60 में से 55 यहाँ और 60 में से 56 यहाँ, तो 55 प्लस 56 ये दोनों मिला के कितना जाएंगे? 111 मार्क्स आ जाएंगे आपके। मैंने क्या टारगेट रखा है? 110 प्लस का टारगेट। यहाँ आ कितना रहा है? 111 मार्क्स। वो भी इतना काटा पीटी करने के बाद कि यहाँ आपका इतना काट दिया, यहाँ आपका इतना काट दिया, वो भी आप तुक्का लगाएंगे। जो आपका तुक्का लगेगा उसमें भी तो कुछ ना कुछ सही जाएगा भाई, इतनी तो किस्मत खराब है नहीं, तुक्का भी तो सही जाएगा। तो 111, 112 या फिर 115 तक आपका मार्क्स आ सकता है। जनरल कैटेगरी का अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो वो आराम से क्वालिफाई कर ले जाएगा भाई। और अगर आपकी कोई कैटेगरी है फिर तो और अच्छा है, ठीक है। तो ये रहा मेरी तरफ से पूरा का पूरा ओवरव्यू कि कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आपको पढ़ना है। बाकी आप लोग बताना, मैं मैथ्स का प्रैक्टिशन करवा सकता हूँ और फिजिक्स का भी मतलब एक भैया हैं उनसे बात करूँगा, अगर वो पढ़ाने के लिए तैयार हुआ तो ठीक है। फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, पढ़ा दूंगा, फिर प्रैक्टिस सेशन करवा दूंगा उसका। अगर आप लोग कहेंगे तो मैथ्स का अगर मेरे पास टाइम रहा तो थ्योरी भी जो मतलब उसके टॉपिक्स हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी करवा दूंगा मैं, क्योंकि 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा दूंगा, ठीक। अगर आप लोग थोड़ा ज़्यादा संख्या में रहे, मैं देखा तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक। बाकी 1 घंटे में लाइव सेशन ले सकता हूँ अगर आप लोग कहें तो ये रहा पूरा का पूरा ओवरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ मिला होगा यहाँ से, और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ मिला हो तो एक अच्छा रिव्यू देकर जरूर जाइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी भी मेरी इसमें है, ठीक। आप वहाँ से मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे तो मैं हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट करना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें आप लोग कमेंट कर देना कि मतलब उसमें मैसेज कर देना कि हाँ भैया आप सेंड कर दीजिए, मैं पीडीएफ वगैरह बना के आराम से सेंड कर दूंगा, ठीक। तो मैं पीडीएफ वगैरह बना दूंगा वो कैप का भी। और मैंने जो बताया, अगर आपके जूनियर्स के पास नोट्स आपको मिल जा रही है फिजिक्स की तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो 12th की नोट्स तो मेरे पास हैं ही, मैं उनको सेंड कर दूंगा। हाँ 11th का शायद ही मेरे पास होगा, उसको देखना पड़ेगा, अगर होगा तो 11th का भी सेंड कर दूंगा, ठीक। और जो मैंने खुद अपना शॉर्ट नोट्स बनाया है, फिजिक्स का, वो तो मैं सेंड कर ही दूंगा। अगर आप लोग समझ पाए, समझ जाएंगे, इजी है, मतलब समझ जाएंगे। मैंने फॉर्मूला वगैरह लिखा है उसमें केवल, और कॉन्सेप्ट्स इजी कॉन्सेप्ट्स लिख दिए हैं, तो मे भी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर ये आप 12th की नोट्स जो मेरे पास है वो पढ़ लेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे मेरी शॉर्ट नोट्स। बाकी कोशिश कीजिए कि आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप लोग अपनी शॉर्ट नोट्स प्रॉपर पॉइंट वाइज बनाते चलिए, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए।
अच्छा खासा टाइम मिल गया है, उसको यूटिलाइज़ कीजिए, फालतू के टाइम में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक, आप अगर अच्छे हैं पढ़ने में तब भी आप मेहनत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे वहाँ पे आपका कैसा माइंड है, कैसा माइंड सेट है, प्रैक्टिस वगैरह नहीं रहेगी तो मुश्किल होगी। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके बता देना। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।